वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जिसके लेखक हैं, आलोचक हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी। हिंदी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, क्योंकि इसमें तथ्यों का अच्छा समावेश है और एक आलोचक की एक आलोचनात्मक जो दृष्टि है वो भी आपको देखने को मिलती है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य उन पर हम ज़्यादा जोर देकर बात कर रहे हैं, जिससे कि परीक्षा की तैयारी आपकी सुदृढ़ हो सके। हिंदी साहित्य के इतिहास जिन भी परीक्षाओं में आपके पूछा जाता है, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जो अगली वीडियो है वो आप तक सरल तरीके से, सुलभ तरीके से पहुंच सके। इससे पहले जिन विषयों पे हमने बात करी है वो वीर जो है, जैसे कि आपको पता है कि नाथों के संदर्भ में, सिद्धों के संदर्भ में और जैन मतावलंबी कवियों के संदर्भ में बातचीत हो चुकी है। इससे भी पहले जो आदिकालीन सामाजिक स्थिति थी उसके विषय में बातचीत हो चुकी है, और विषय प्रवेश में जो महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी हमें बताते हैं उन सभी पे लगातार बातचीत हो चुकी है। तो उन विषयों से संबंधित जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक आपको जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो पीछे की वीडियो आप देख लीजिए, जिससे कि आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो क्लियर हो सके। वीर गाथा काल के अन्य कवियों के संदर्भ में जो बातें उन्होंने बताई हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। विद्यापति को रखते हैं। विद्यापति से आप परिचित हैं। इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पदावली जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ की प्रसिद्धि के आधार पर उनको ये एक तरीके की उपाधि मिली। तो इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, कीर्तिलता, कीर्तिपताका और पदावली। आपको पता है कीर्तिलता, कीर्तिपताका जो है अवहट्ट भाषा में रचित हैं। इसके साथ साथ पदावली जो है ये इनकी मैथिल भाषा में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है कि कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना है। विद्यापति ने कीर्तिलता को कहानी कहा है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कीर्तिलता को विद्यापति ने क्या कहा है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण विषय की तरफ, एक महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ दृष्टि डालेंगे, जिसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। लिखते हैं कि मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यक्तियों को आधार बनाकर जो काव्य लिखे गए हैं, वे ऐतिहासिकता से रहित होकर कथानक रूढ़ियों, किंवदंतियों, अनुश्रुतियों आदि के विषय बन गए हैं। इसी प्रकार घटनाओं को भी तोड़ा मरोड़ा गया है। ये उन्होंने महत्वपूर्ण बात बताई हमको। लेकिन कीर्तिलता जो है वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण अपवाद है, यानी कि कीर्तिलता में ये सारी विशेषताएं हमको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि कीर्तिलता के अंदर जो है ऐतिहासिकता का हमको बहुत कुछ वर्णन देखने को मिलता है। जैसे कि लिखते हैं कि उसकी ऐतिहासिकता बहुत कुछ सुरक्षित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐतिहासिकता के मामले में कीर्तिलता जो है बहुत ही सुदृढ़ है। जैसा कि कहा गया था ऊपर कि कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। तो ऐतिहासिकता के संदर्भ में ये बात यहाँ पे डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने समझाने का प्रयास किया बहुत ही सुंदर तरीके से। आगे है कि इसमें विद्यापति ने कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन बहुत ही यथार्थपरक ढंग से किया है। यानी कि जैसा कि आपको पता है, राजर्षित्र जो कवि होते थे, दरबारी जो कवि होते थे, जैसे कि विद्यापति थे, तो विद्यापति ने जो वहाँ के कीर्ति सिंह थे, तो कीर्ति सिंह ने अपने पिता का बदला लेने का जो उनकी घटना है, वर्णन है, उसका बहुत ही यथार्थपरक है। यथार्थ समझते हैं? यथार्थ कहने का मतलब एज इट इज, यानी कि जैसा घटित हुआ है वैसा ही लिख देना ही यथार्थ होता है, सच होता है। तो ये चीज़ है, यथार्थपरक ढंग से बहुत ही इन्होंने उस रचना के अंदर उसका जिक्र किया है। तो ऐतिहासिकता बहुत कुछ उस ग्रंथ के अंदर सुरक्षित है। कीर्तिलता को कवि ने अवहट्ट भाषा में रचा है। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि कीर्तिलता और कीर्तिपताका दोनों अवहट्ट भाषा में रचित ग्रंथ हैं। अवहट्ट यानी कि अवहट्ट देसी भाषा, यानी मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश है। यहाँ पे अवहट्ट भाषा को समझाने का प्रयास किया गया है कि अवहट्ट देशी भाषा यानी मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश है। इसके गद्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग जो है वो खुलकर किया गया है। एक महत्वपूर्ण विशेषता आपको इस भाषा के संदर्भ में आपको ध्यान रखनी है। आपको जैसा कि मैंने बताया, कीर्तिलता जो है अवहट्ट भाषा में रचित है, और अवहट्ट के जो गद्य में जो है तत्सम शब्दों का जो प्रयोग है वो खुलकर किया गया है। पदावली पे बातचीत करते हैं। पदावली, जैसा कि मैंने कहा, इस ग्रंथ के आधार पर विद्यापति को यश की प्राप्ति हुई, ख्याति की प्राप्ति हुई। विद्यापति के यश का आधार है। यहाँ से प्रश्न आपका बनता है कि विद्यापति के यश का आधार कौन सा ग्रंथ है? तो पदावली है। पदावली ऐसी रचना है जो काव्योत्कर्ष और साहित्य का इतिहास दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि यहाँ पे जिक्र है कि जो पदावली है इसके अंदर काव्योत्कर्ष और साहित्य का इतिहास दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर आपको साहित्य का इतिहास जानना है,
हिंदी साहित्य का इतिहास जानना है तो भी ये पदावली आपके लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ होगा। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि जब इतिहास की चर्चा विषय प्रवेश में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने की थी, तो हमने वहाँ पे देखा था, समझने का प्रयास किया था कि किस तरीके से जो इतिहास जो ग्रंथ हैं, यानी कि वो चाहे तुलसीदास जी से संबंधित ग्रंथ हों, चाहे वो बाद के रचनाकार भारतेंदु हैं, आधुनिक काल में आपके भारतेंदु हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, तमाम रचनाकार हैं, उनकी ग्रंथों के आधार पे जो है हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का विश्लेषण करते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, जो कि गोकुलनाथ के ग्रंथ हैं। ऐसे जो तमाम ग्रंथ हैं उनसे हमको जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में सहयोग मिला है और मिलता है। तो पदावली एक ऐसी रचना है जो काव्योत्कर्ष और साहित्य का इतिहास दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही गई है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि पदावली के अंदर राधा कृष्ण भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा ने अपना अलौकिक तत्व जो अलौकिकता है उसको छोड़कर लौकिक व्यक्तियों के समान प्रेम भावना से विह्वल होते हुए दिखाई देते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। लोक में जिस प्रकार किशोरी दुर्निवार प्रिय मिलन और लोकलाज के कारण तीव्र अंतर्द्वंद झेलती है, उसी प्रकार श्री राधा को चित्रित किया गया है। कवि का मन वह संधि का चित्रण करने में विशेष रूप से रमा है। तो यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं कि किस चीज़ का चित्रण करने में उनका मन जो है विशेष रूप से रमा है। इसलिए तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए इस बात को लेकर काफ़ी विवाद है कि पदावली भक्तिपरक रचना है या श्रृंगारपरक। एक महत्वपूर्ण बात की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि जो विद्यापति के जो पद हैं वो लौकिक ही हैं, अलौकिकता उसमें नहीं है। जैसे कि वो कहते हैं कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये उनका कथन है उस पुस्तक के अंदर। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के दोहों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने विद्यापति के संदर्भ में उनका जो महत्वपूर्ण एक विवाद है, जैसे कि यहाँ पे चर्चा हुई है कि इस बात को लेकर काफ़ी विवाद है कि पदावली भक्तिपरक रचना है या श्रृंगारपरक रचना है, यानी कि लौकिकता और अलौकिकता को लेकर जो बहस है, जो विवाद है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वस्तुतः जयदेव का गीत गोविंद, विद्यापति की पदावली और सूरदास का सूरसागर, जैसा कि यहाँ पे जिक्र डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी कर रहे हैं कि जयदेव का जो गीत गोविंद ग्रंथ है, विद्यापति जी की पदावली और सूरदास जी का सूरसागर। आपको पता है सूरदास जी जो है वो भक्ति काल में इनका जिक्र होगा और वहाँ पे इन्होंने जो है कृष्ण मार्गीय ये एक प्रतिनिधि कवि के तौर पे हमारे सामने आते हैं। आपको पता है वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। सूरसागर इनका ग्रंथ है। ये जो 3 ग्रंथ हैं, यानी कि गीत गोविंद, पदावली और सूरसागर, जिनके क्रमशः लेखक हैं जयदेव जी, विद्यापति जी और सूरदास जी, तो ये एक ही कोटि की रचनाएं हैं जिसमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। ये महत्वपूर्ण एक कथन है जो कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी की तरफ से दिया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वो कह रहे हैं कि इन तीनों ही ग्रंथों में भक्ति जो है, भक्ति का जो आधार है वो श्रृंगार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस संदर्भ में जो बात है उस पर हमने बात करी कि किस तरीके से वो जो है एक आलोचना करते हैं इस संदर्भ में, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है विद्यापति की अगर कुछ पंक्तियों की बात कर लें तो उन्होंने, जैसे कि आपको पता है तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ जो दरबारी कवि के तौर पे थे, कई लोगों के यहाँ रहे, और वहाँ पे ये जो जिक्र है कि सरस बसंत समय भल पावल, दक्षिण पवन बह धीरे, सपनहु रूप वजन एक भाषीय, मुख से दूरी करु चीरे। तो इस तरीके से कुछ पंक्तियाँ जो है हमको देखने को मिलती हैं। परीक्षाओं में कभी कभार पूछ ली जाती हैं चीज़ें। तो विद्यापति के संदर्भ में महत्वपूर्ण चीज़ों पे हमने बात की जो परीक्षा के लिहाज से आपकी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ विद्यापति की जो ऐतिहासिक दृष्टि है, आलोचक की जो दृष्टि है, वो भी हमने यहाँ पे देखने का प्रयास किया। अमीर खुसरो की बात करें, यहाँ पे दूसरे रचनाकार वीर गाथा काल के अन्य कवियों में इन्होंने जो है विद्यापति और अमीर खुसरो को रखा है। इसका कारण ये भी है, जब रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं आदिकाल के संदर्भ में, तो वो भी जो है फुटकल रचनाओं में, एक प्रकरण 4 में जो है फुटकल रचनाओं में विद्यापति को रखते हैं और खुसरो को रखते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करेंगे अमीर खुसरो के संदर्भ में। अमीर खुसरो इस युग के अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। किस तरीके से धनी हैं? उनके काव्योत्कर्ष का प्रमाण उनकी फारसी रचनाएं हैं। वे संगीतज्ञ थे, इतिहासकार थे, कोशकार थे, यानी कई सारी विधाओं में पारंगत थे। यानी कि संगीतज्ञ थे, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, यानी कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाले थे, बहुत सी भाषाओं के ज्ञानी थे, संगीतज्ञ थे, इतिहासकार थे, कोशकार थे, सूफी औलिया थे और कवि थे, बहुत कुछ थे। इस तरीके से विश्वनाथ त्रिपाठी जी यहाँ पे बताते हैं
कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे अमीर खुसरो। उनकी हिंदी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय रहीं। उनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने अभी तक लोगों की ज़ुबान पर हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है। इनकी पहेलियाँ, मुकरियाँ जो कि बहुत प्रसिद्ध मानी जाती हैं, जिस तरीके से कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ये जो पहेलियाँ हैं एक तरीके से बहुत ही प्रसिद्ध हैं। आकाश के विषय में ये उनकी पहेली है। दर्पण के विषय में उनकी एक पहेली है कि अर्थ तो इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। तो इस तरीके से कई उनकी जो पहेलियाँ हैं वो प्रसिद्ध हैं, लोगों के बीच में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो उनके नाम से निम्नलिखित दोहा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे एक दोहा दिया गया है। कहते हैं कि यह दोहा खुसरो ने ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के देहांत पर कहा था। तो ये एक महत्वपूर्ण दोहा है जो बार बार परीक्षाओं में आपके पूछा जाता है कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारी केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चौंतीस। तो ये निजामुद्दीन के संदर्भ में जो है इनका जो दोहा है ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं में आपका पूछ लिया जाता है, तो इस पर आपको खास दृष्टिपात करना है। आगे बढ़ते हैं। किंतु उनकी हिंदी रचनाओं का ऐतिहासिक महत्व अधिक है। उनकी भाषा हिंदी की आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है। उनका व्यक्तित्व और उनकी भाषा और उनकी हिंदी इस बात को प्रमाणित करती है कि हिंदी काव्य प्रारंभ से ही मध्य देश की मिली जुली संस्कृति का चित्र रहा है। ये महत्वपूर्ण बात जो बताई जा रही है अमीर खुसरो के संदर्भ में, जो आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से उनकी भाषा के अंदर जो है हमको उनकी जो हिंदी भाषा है उसके अंदर हमको जो है आधुनिक हिंदी का जो स्वरूप है वो देखने को मिलता है। इसके साथ ही साथ जो मिली जुली संस्कृति है उसका जो उदाहरण है वो भी हमें देखने को मिलता है। इसका जिक्र भी नीचे दिया गया है। उन्होंने ऐसी पंक्तियाँ रची है इसमें फ़ारसी और हिंदी को एक ही ध्वनि प्रवाह में गुम्फित कर दिया गया है। किस तरीके से, इसका जिक्र आगे उन्होंने उदाहरण दिया है। यह कला संस्कृति साधक को ही सिद्ध हो सकती है। तो डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी संस्कृति साधक के तौर पे अमीर खुसरो को यहाँ पे बता रहे हैं। बहुत ही ध्यान देने की बात है। उनकी ये पंक्तियाँ कि जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताबे हिजरा नदार मेज़ा, न ले हो काहे लगाए छतिया। तो ये पंक्तियाँ हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो आपको ये ध्यान रखने की कि यहाँ पे दिखाया गया किस तरीके से जो है संस्कृति साधक बता रहे हैं डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी अमीर खुसरो को। तो यहाँ पे अमीर खुसरो जिनका समय 14वीं शती इन्होंने बताया है और विद्यापति का भी समय 14वीं शती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम क्रमशः बात करेंगे आदिकाल की सामान्य विशेषताएं, यानी कि आदिकाल की जो प्रवृत्तियाँ हैं उन पर हम लोग दृष्टिपात करेंगे। उसके बाद हम भक्तिकाल की तरफ बढ़ेंगे। तो इससे पहले जिन विषयों पे हमने बात करी है, जैसा कि मैंने बताया नाथों के संदर्भ में, सिद्धों के संदर्भ में, उससे संबंधित जो वीडियोज़ हैं वो आपको उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। परीक्षा के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिनसे आप सिर्फ वीडियो देख के ही अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें उसके लिए, या फिर पूरी जो ऐतिहासिक दृष्टि है वो भी इस पुस्तक में आपको डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी की देखने को मिलेगी। तो बहुत ही अच्छे ढंग से इस पुस्तक के अंदर इन्होंने तथ्यों का समावेश और एक आलोचक की दृष्टि जो हमको देखने को मिलती है वो ज़बरदस्त है। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो आने वाली आगामी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।